जैसा अन्न वैसा मन, या आप वही हैं जो आप खाते हैं, ये कहावतें हम सबने हजारों बार सुनी हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरा, कोई वैज्ञानिक जैसा सिद्धांत भी है? मतलब क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं। ये एक बहुत ही गहरे ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया, हमारा खाया हुआ खाना, आखिरकार हमारा ही हिस्सा बन जाता है। और आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका नाम है सामान्य। सुनने में ये शायद एक सिंपल सा शब्द लगे, लेकिन जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथ, अलग अलग दर्शनों की व्याख्याएं, ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा का आधार है। बिल्कुल। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर आयुर्वेद का पूरा सॉफ्टवेयर चलता है एक तरह से। तो आज हमारा मिशन है इस सामान्य के कोड को डिकोड करना। ये है क्या, ये कितने तरीकों से काम करता है, और सबसे जरूरी, ये हमारे सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इस शब्द सामान्य का मतलब क्या है? इसका सबसे सरल मतलब है समानता, एकता या कॉमननेस। जैसे दुनिया के हर इंसान में इंसानियत या मनुष्यत्व का एक कॉमन भाव है, या हर गाय में गोत्व का भाव है। सामान्य वो कॉमन थ्रेड है जो एक ही कैटेगरी की सभी चीजों को एक साथ बांधता है। अच्छा, तो ये एक तरह का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुझे पता है कि पुराने जमाने के दार्शनिक हर चीज पर बहस करते थे। क्या इस पर भी सबका एक ही नजरिया था? बिल्कुल नहीं, और यही बात दिलचस्प हो जाती है। न्याय और वैशेषिक दर्शन सामान्य को एक इंडिपेंडेंट रियलिटी मानते थे। उनके लिए ये दुनिया की एक मौलिक चीज थी, जैसे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ बौद्ध दर्शन था, जो कहता था कि ये सब हमारे दिमाग की उपज है। ये सिर्फ एक नाम या एक लेबल है, इसकी कोई अपनी असली सत्ता नहीं है। पर आयुर्वेद के लिए ये सिर्फ दिमाग की उपज नहीं है ना। आचार्य चरक ने तो इसे अपने 6 जरूरी पदार्थों की लिस्ट में सबसे पहला स्थान दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में इलाज का पूरा सिस्टम ही इसी एक आइडिया पर बेस्ड है। चरक एक लाइन में इसका सार बताते हैं। वो कहते हैं, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। ओके, ये सुनने में बहुत भारी भरकम लग रहा है। मेरे जैसे लोगों के लिए जो संस्कृत नहीं जानते, क्या आप इसे तोड़कर समझा सकती हैं? जरूर, चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सर्वदा मतलब हमेशा। ठीक है। सर्वभावानाम मतलब सभी चीजों का। सामान्यम मतलब समानता या सेमनेस। और वृद्धि कारणम मतलब बढ़ने का कारण। तो हमेशा सभी चीजों में समानता ही बढ़ने का कारण है। एग्जैक्टली इसका सीधा सा मतलब है लाइक इंक्रीजेस लाइक। समान गुण धर्म वाली चीजें हमेशा अपने जैसी चीजों को बढ़ाती हैं। अगर शरीर में कोई चीज कम हो गई है तो वैसी ही चीज खाकर उसे बढ़ाया जा सकता है। यही आयुर्वेद की चिकित्सा का मूल मंत्र है। ठीक है, समान चीज समान को बढ़ाती है। ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है। लेकिन हम इस समानता को पहचानेंगे कैसे? क्या इसकी कोई तयशुदा लक्षण है? हाँ बिल्कुल है। तर्क संग्रह ग्रंथ ने इसकी पहचान के लिए 3 बड़े मजबूत लक्षण बताए हैं: नित्यम, एकम, अनेक अनुगतम। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला है नित्यम। नित्यम का मतलब है शाश्वत, जो कभी खत्म न हो। सामान्य कभी नष्ट नहीं होता। जैसे एक इंसान के अंदर मनुष्यत्व का भाव है, जब उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तब भी मनुष्यत्व का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता। वो भाव हमेशा बना रहता है। अच्छा, तो मनुष्यत्व एक परमानेंट आइडिया है जो किसी एक व्यक्ति के आने जाने पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। दूसरा लक्षण है एकम, यानी एक होना। इसका मतलब है कि किसी एक कैटेगरी में सामान्य एक ही होता है। दुनिया में करोड़ों गायें हैं, अलग अलग रंग की, लेकिन उन सब में जो गोत्व यानी काउनेस का गुण है वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि काली गाय का गोत्व अलग है और सफेद गाय का अलग। वो फंडामेंटल क्वालिटी एक ही है। और तीसरा लक्षण अनेक अनुगतम। इसका मतलब है अनेकों में होना। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सामान्य हमेशा एक ग्रुप में पाया जाता है, किसी अकेली चीज में नहीं। जैसे आकाश एक ही है। अब क्योंकि उसकी तुलना करने के लिए कोई दूसरा आकाश नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आकाश में आकाशत्व का गुण है। सामान्य होने के लिए कम से कम 2 चीजों का होना जरूरी है। तो ये तो फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क हो गया। लेकिन चरक, जो एक फिजिशियन थे, उन्होंने इसे मेडिकली या प्रैक्टिकल तौर पर कैसे देखा? बिल्कुल,
और उनकी परिभाषाएं ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं। उनका पहला सूत्र है सामान्य में कत्वकरम। इस फ्रेज का मतलब है जो एकता पैदा करे। एकता पैदा करें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक क्लासिक उदाहरण है दूध और शुक्र धातु, मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि दूध पीने से शुक्र धातु बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दूध के गुण जैसे मीठापन, चिकनाई और ठंडक शुक्र धातु के गुणों के समान है। तो सामान्य ने इन दो अलग चीजों को पोषण के मकसद के लिए एक कर दिया। वाओ, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। और चरक का दूसरा सूत्र था तुल्यार्थता ही सामान्यम। हाँ, इसका मतलब है समान काम या मकसद होना। यहाँ बात चीज या क्वालिटी की नहीं, बल्कि एक्शन की हो रही है। जैसे दौड़ने का काम शरीर में गति पैदा करता है, और आयुर्वेद के अनुसार वात दोष का नेचुरल गुण भी गति है। तो दौड़ने की क्रिया और वात का गुण, इन दोनों में फंक्शनल सिमिलैरिटी है। इसलिए ज्यादा दौड़ने से शरीर में वात बढ़ जाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि मैं अब समझ पा रहा हूं कि सामान्य क्या है और इसे पहचानते कैसे हैं। पर यह असल जिंदगी में काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ खाने पीने की चीजों पर लागू होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और ये हमें सीधे आचार्य चक्रपाणी के दिए हुए 3 प्रैक्टिकल टाइप्स पर ले जाता है। पहला और सबसे सीधा है द्रव्य सामान्य, यानी पदार्थ की समानता। ये तो वही हुआ लाइक इंक्रीजेस लाइक वाला सीधा हिसाब। जैसा सब्सटेंस खाओगे, शरीर में वैसा ही सब्सटेंस बढ़ेगा। बिल्कुल। जैसे मांस खाने से शरीर की मांस धातु बढ़ती है, या अगर शरीर में खून की कमी है तो खून बढ़ाने वाले पदार्थ खाना। ये एकदम लिटरल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये तो सिंपल है। दूसरा प्रकार है गुण सामान्य, यानी गुणों की समानता। यहां मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ हम ऐसी चीज खा रहे हैं जो सीधे तौर पर वो नहीं है जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके गुण समान हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है दूध या घी खाने से शुक्र धातु का बढ़ना। लेकिन जैसा आपने कहा, दूध और घी शुक्र धातु तो नहीं है। नहीं है, पर उनके गुण क्या हैं? मधुर, स्निग्ध और शीत, मतलब मीठा, चिकना और ठंडा। और मजे की बात यह है कि यही गुण शुक्र धातु के भी हैं। तो जब हम दूध और घी खाते हैं तो शरीर में ये क्वालिटीज बढ़ती हैं, और इन क्वालिटीज के बढ़ने से शुक्र धातु का पोषण होता है और वो भी बढ़ती है। ये कमाल है। तो ये सिर्फ इस पर नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस पर भी है कि उस चीज की क्वालिटी क्या है। क्या ये हमारे एक्शंस पर भी लागू होता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही तीसरा प्रकार है कर्म सामान्य, यानी कर्म या क्रिया की समानता। ये बाहरी एक्शंस का शरीर के अंदर के फंक्शंस पर असर है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा दौड़ता या एक्सरसाइज करता है तो शरीर में गति का गुण बढ़ता है, और शरीर में गति का स्वामी कौन है? वात दोष। तो एक्सरसाइज करने से वात दोष बढ़ जाता है। तो ये है वो प्राचीन आयुर्वेदिक एक्सप्लेनेशन कि मैं मीटिंग से भरे एक लंबे दिन के बाद इतना सुस्त और भारी क्यों महसूस करता हूँ। ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, मेरा कफ दोष सच में बढ़ रहा है। बिल्कुल। जब आप दिन भर एक जगह बैठे रहते हैं तो शरीर में स्थिरता का गुण बढ़ता है, और स्थिरता कफ दोष का गुण है। तो आपकी बाहरी क्रिया यानी बैठना आपके शरीर के अंदर वैसी ही क्वालिटी को बढ़ा रही है। ये लाइक इंक्रीजेस लाइक का नियम अब तक तो बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन मुझे पूछना ही पड़ेगा, क्या इसके कोई अपवाद हैं? क्या आयुर्वेद के पास हमारे लिए कोई कर्व बॉल है? क्योंकि असल जिंदगी में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। आपने इस सिद्धांत के सबसे सटल और फैसिनेटिंग हिस्से पर उंगली रखी है। नहीं, ये हमेशा इतना सीधा नहीं होता, और इसी को समझाने के लिए उभयवृत्ति और एक वृत्ति सामान्य का विचार आता है। ये नाम थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। उभयवृत्ति सामान्य वही सीधा नियम है जो हमने अभी तक पढ़ा। जहां सामान्य होगा वहां वृद्धि जरूर होगी। जैसे मांस खाने से मांस बढ़ेगा ही, यहाँ पोषक और पोष्य में पूरी समानता है। ठीक है, ये तो समझ आया, लेकिन ये एक वृत्ति सामान्य क्या भला है? ये वो कर्व बॉल है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इसका नियम है, जहां वृद्धि हो रही है वहां सामान्य हो। ये जरूरी नहीं। एक मिनट रुकिए, इसका मतलब है कि विपरीत चीजें भी वृद्धि कर सकती हैं? ये तो उस पूरे नियम को तोड़ देता है जो हम अभी तक सीख रहे थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। बिल्कुल। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घी। घी की तासीर क्या होती है? शीत यानी ठंडी। और हमारे पेट की पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो क्या होती है? उष्ण यानी गरम।
गुड़ एकदम ऑपोजिट है। लेकिन जब हम घी खाते हैं तो वो जठराग्नि को बढ़ाता है, बुझाता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। आयुर्वेद कहता है कि ये उस पदार्थ के विशेष प्रभाव के कारण होता है। प्रभाव एक ऐसी मिस्टीरियस पावर है जो किसी भी चीज के सामान्य गुणों से परे जाकर काम करती है और जिसे लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो एक वृत्ति सामान्य हमें बताता है कि कुदरत के नियम कभी-कभी हमारे सामान्य तर्क से भी आगे होते हैं। वाओ, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। अच्छा, सोर्सेज में एक और क्लासिफिकेशन का जिक्र है, पर्रा और अपर्रा सामान्य। ये क्या है? ये बस चीजों को कैटेगरीज में बांटने का एक तरीका है, इससे लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पर सामान्य मतलब जो बहुत बड़ी यूनिवर्सल कैटेगरी में पाया जाए, जैसे पदार्थ या एग्जिस्टेंस। दुनिया की हर चीज एक पदार्थ है। और अपर सामान्य वो है जो किसी छोटी सब कैटेगरी में पाया जाए, जैसे द्रव्यत्व यानी सब्सटेंसनेस। तो द्रव्यत्व की कैटेगरी पदार्थत्व से छोटी हो गई। तो ये बस चीजों को ऑर्गेनाइज करने का एक फिलोसॉफिकल तरीका है। चलिए, अब इन सब सिद्धांतों को समेटते हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर असल में किसी की मदद करने के लिए इस सारी नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करता है? इसका सबसे सीधा इस्तेमाल होता है शरीर के संतुलन को वापस लाने में। आयुर्वेद का लक्ष्य है धातु साम्य, यानी बॉडी एलिमेंट्स का बैलेंस। जब भी शरीर में किसी धातु की कमी होती है, यानी क्षय होता है, तो डॉक्टर सामान्य सिद्धांत का ही प्रयोग करते हैं। कैसे? कोई उदाहरण दे सकती है? जरूर। वो उस घटी हुए धातु के समान द्रव्य, गुण या कर्म वाले खानपान और लाइफस्टाइल की सलाह देते हैं। जैसे द्रव्य सामान्य का इस्तेमाल करते हुए शरीर में खून की कमी होने पर खून बढ़ाने वाला आहार जैसे चुकंदर या अनार खाने को कहा जाता है। गुण सामान्य का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी को पेशाब कम बन रहा है, मूत्र क्षय है, तो उसे गन्ने का रस पीने की सलाह दी जाती है। गन्ने का रस सीधे तौर पर पेशाब नहीं है, पर उसके गुण मूत्र के गुणों के समान है। अच्छा। और कर्म सामान्य का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी में वात की कमी से सुस्ती आ गई है, तो उसे एक्सरसाइज करने को कहा जाता है ताकि शरीर में गति का गुण बढ़े और वात बैलेंस हो। ये जो चीजों के मिलकर काम करने का आइडिया है, ये थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या मॉडर्न मेडिसिन में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल है। मॉडर्न फार्माकोलॉजी में सिनर्जिज्म का कॉन्सेप्ट इससे बहुत मिलता जुलता है। सिनर्जिज्म का मतलब है जब दो दवाएं मिलकर जो असर पैदा करती हैं, वो उनके अलग अलग असर के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। इसका कोई उदाहरण? जब डॉक्टर दर्द के लिए एस्पिरिन के साथ कैफीन देते हैं, तो दर्द में कहीं ज्यादा और जल्दी आराम मिलता है। यहाँ कैफीन एस्पिरिन के काम को सपोर्ट करके उसे बढ़ा रही है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। ये एक तरह से गुण सामान्य या कर्म सामान्य का ही मॉडर्न रूप है, जो पदार्थ, गुण और कर्म तीनों लेवल पर काम करता है। हाँ, ये एक ऐसा चश्मा है जिससे हम ये देख सकते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं या करते हैं, वो हमारे अंदर किसी न किसी चीज को लगातार बढ़ा रहा है। मेरे लिए आज सबसे हैरान करने वाली बात एक वृत्ति का सिद्धांत थी, ये कि कभी-कभी विपरीत गुण वाली चीजें भी वृद्धि कर सकती हैं। ये हमें मजबूर करता है कि हम चीजों को सिर्फ उनकी सरफेस वैल्यू पर ना देखें, बल्कि उनके गहरे प्रभाव के बारे में भी सोचें। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। अगर समान चीजें समान को बढ़ाती हैं, तो क्या हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी इसी नियम का पालन करती हैं? अगर ऐसा है, तो हम अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने के लिए किस तरह के सामान्य विचारों, सामान्य भावनाओं और सामान्य लोगों की संगति का सेवन कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।